बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज जाती उम्रा पहुंच गईं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरियम नवाज का जाती उम्रा पहुंचने पर इस्तकबाल किया। बात करते हैं रोमेल इलियास से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। रोमेल, बताइएगा, मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज अब से कुछ देर पहले अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा पहुंची हैं, जहां पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया है। कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज की जाती उम्रा आमद पर उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया गया है। बड़ी तादाद में कारकुनान जाती उम्रा के बाहर मौजूद थे, जिनकी जानिब से कायदीन के हक में नारेबाजी भी की गई। जो कारकुनान है उनका यह ख्याल था कि मरियम नवाज जो है वो उनसे खिताब करेंगी जाती उम्रा के बाहर, मगर मरियम नवाज ने गाड़ी के अंदर से ही कारकुनान के नारों का जवाब दिया है। मरियम नवाज की जाती उम्रा आमद के सिलसिले में सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त इकदामात किए गए थे। रेंजर्स और पुलिस के जो अहलकार हैं वो जाती उम्रा के तरफ तैनात हैं, जबकि खवातीन पुलिस अहलकार भी जाती उम्रा के तरफ में तैनात हैं। यहाँ पर कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद अब भी जाती उम्रा के बाहर मौजूद है, जबकि जो लीगी क़यादत है, जिनमें ख्वाजा आसिफ, कैप्टन सफदर समेत दीगर जो कायदीन है वो मरियम नवाज के हमरा हैं। मरियम नवाज जो है वो अब आज ही से मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि पार्टी की जो सरगर्मियाँ हैं वो उनका जो सिलसिला है वो शुरू कर देंगी, क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइज़र है मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की, और आज से ही उन्होंने जो है वो पार्टी के मामलात को जो है वो देखना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर बाद जो है वो मरियम नवाज जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगी और आइंदा का जो लाया अमल है वो भी देंगी। कारकुनान जो है वो जोशो जज्बे से भरपूर हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान इस वक्त जाती उम्रा के बाहर जमा है। खातीन कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज की जाती उम्रा आमद के सिलसिले में जाती उम्रा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। फूलों की पत्तियां जो है उन पर निछावर की गई थी। फूलों से लिखे वेलकम के जो बोर्ड हैं वो भी जाती उम्रा के अतराफ में लगाए गए हैं। कादावर पैना फ्लेक्सिस भी जो है वो जाती उम्रा के अतराफ लगी हुई हैं। कारकुनान जो है वो उनका ये कहना है कि मरियम नवाज की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून की जो सियासी सरगर्मियां हैं उनमें तेजी आएगी, और आइंदा जो आम इंतखाबात हैं आने वाले, उनकी जो तैयारियां हैं, उनका जो सिलसिला है वो उनका आगाज आज ही से कर दिया जाएगा। जी ठीक है रोमेल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। बात करते हैं, एहतिशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतिशाम। फवाद चौधरी का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले भी फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। अब उसके बाद जब मजीद रिमांड मांगा गया तो जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने इस्तदाम मुस्तरद करते हुए उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था, लेकिन उस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की गई, जिस पर सेशन जज ताहिर महमूद ने समाअत की और उन्होंने दलाइल सुनने के बाद ये फैसला किया कि जो मैजिस्ट्रेट का फैसला है वो कानून के मुताबिक नहीं है। इसलिए उन्होंने वो फैसला कलअदम करार देते हुए दोबारा मैजिस्ट्रेट को ये केस सुनने का हुक्म दिया। अब से कुछ ही देर पहले ये फैसला आया है मैजिस्ट्रेट की अदालत से कि उन्होंने फवाद चौधरी को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने अदालत में ये मौक़िफ़ रखा था कि फवाद चौधरी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। उस टेस्ट की अशद ज़रूरत है, क्योंकि ट्रायल में उस टेस्ट के बगैर पुलिस प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकती। इसके अलावा ये भी मौक़िफ़ था कि फवाद चौधरी के घर की तलाशी लेनी है और उसके लिए उनका हिरासत में होना और साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि फवाद चौधरी को अगर रिहा कर दिया जाए या उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया जाए तो वो कानूनी तौर पर वो दुरुस्त नहीं होगा। तो अदालत ने ये तमाम तर दलाइल सुने थे। दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुनाया गया है, और फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। अब उन्हें पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है जो कि मंजूर किया गया है। अब पीर को दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा। एहतिशाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज की पार्टी वर्कर्स को खुशखबरी। वतन वापसी पर कारकुनों से खिताब में कहा, नून लीग मुतहिद है, हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, वो होते रहते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंचे। मुल्क में होने वाली महंगाई का एहसास है,
جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی. ظلم کرنے والوں کو کہتی ہوں اب حوصلہ رکھو. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کو نااہلی کی سزا ملی یا نواز شریف کو اہلیت کی سزا ملی. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک ایک بار پھر آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آج اس شخص کو مہنگائی کا خیال آ رہا ہے جو اپنے دور میں فرعونیت سے کہتا تھا مہنگائی کا تو مجھے ٹی وی سے پتا چلا ہے, جو پرچیاں پڑھ پڑھ کر چیزوں کی قیمتیں بتاتا تھا. 8 مہینے کا حساب بعد میں ہوگا, پہلے پچھلے 5 سال کا حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی میں بتا دوں, معیشت کوئی ایسی چیز نہیں. 4 سال کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت نے معیشت کو آج جس حال میں پہنچا دیا میرے بھائیوں. انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا, لیکن اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس گرداب سے نکالیں گے. الیکشن جس دن بھی ہوں گے, پنجاب میں آنے والے الیکشن تو یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی. ان کو پتا تھا پچھلے 5 سال کی میری سرجری ہونی ہے اور وہ دنیا میں صرف 2 ممالک میں ہوتی ہے. انہوں نے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے میں نے ان سے پاسپورٹ نہیں مانگا. مسلم لیگ نون کو تانے دینے والے آج سن لو, ابھی چند دن پہلے تک ابھی اپنی حکومت بھی خود ہی توڑی, اب رو بھی خود ہی رہا ہے. رونے کی تیاری کر لو, اب باقی کی زندگی رونا پڑے گا انشاءاللہ. ابھی چند دن پہلے تک پنجاب میں حکومت بھی اسی کی تھی, خیبر پختونخوا میں حکومت بھی اسی کی تھی, بلوچستان میں حکومت بھی اسی کی تھی, گلگت بلتستان میں آج بھی حکومت اسی کی ہے, آزاد کشمیر میں آج بھی حکومت اسی کی. اور الزام مسلم لیگ نون کو دیتا ہے, لوگ بے وقوف نہیں ہیں. اور آج میں ان کو بھی کہتی ہوں, ظلم کرنے والوں کو, انتقام کا نشانہ بنانے والوں کو ذرا حوصلہ کرو. ٹی وی سکرینز پہ جب میں ان کو روتے دیکھتی ہوں تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے, میں کہتی ہوں ذرا حوصلہ کرو. میں پنجاب کے دورے پہ نکلنے والی ہوں, 1 فروری سے میرے پنجاب کے تمام اضلاع کے دورے جو ہیں ان کا سکیڈیول بن گیا ہے انشاءاللہ. پیپلز پارٹی کا اپنی قیادت کے خلاف بے بنیاد الزامات پر عمران خان کو قانونی نوٹس بھجوانے کا فیصلہ. نیّر حسین بخاری کا کہنا ہے عمران خان کو بے بنیاد الزامات پر لیگل نوٹس بھیجیں گے. عمران خان الزامات لگا کر اپنا مذاق بنا رہے ہیں. فرت اللہ بابر نے کہا عمران خان خود شدت پسندوں کا سرپرست ہے, ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. قمر زمان کائرہ بولے عمران خان جب مشکل میں ہو تو الزام تراشی شروع کر دیتا ہے. عمران خان نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر گھناؤنے الزامات لگائے, بطور جماعت اپنا قانونی حق استعمال کریں گے. اب اس نے یہ کل جو بیان دیا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ بے بنیاد ہے, جھوٹا ہے, وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور اس بوکھلاہٹ میں آئے دن وہ مختلف اداروں پہ بھی وہ الزام لگاتا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ فارمر آرمی چیف ہو, ان پہ وہ الزام لگاتا ہے. آج ہم انشاءاللہ ان کی لیگل ٹیم, عمران خان کو ہم لیگل نوٹس ایشو کر رہے ہیں. اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کیا جا رہا ہے, یہ خود اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے. جو شخص خود ملیٹنٹس کا سرپرست ہو, اس کا یہ کہنا کہ ملیٹنٹس کو ہائر کر کے مجھے ختم کرنے کی سازش کی گئی ہے, یہ بذات خود بتاتا ہے کہ شخص کا مینٹل لیول کیا ہے. دیٹ عمران خان از ناؤ آؤٹ آف سینسز. عمران خان جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تو وہ اپنے مخالفوں, اپنی ناکامیوں کو اپنے مخالفوں پہ ڈال کے, وہ سنسنی خیزی پھیلا کے, وہ اداروں پہ حملے کر کے اس فیز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہاں پہ مطالبہ کر رہے ہیں آج قوم کو, آج میڈیا کو, ساری سول سوسائٹی کو عمران خان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے. انہوں نے ایک اسپیسیفک الزام لگایا.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत की। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, ऐसे बयानात सियासत में जिंदा रहने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात सियासत में जिंदा रहने की कोशिश है। इमरान खान की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, उनको धमकियां दी गई थी, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूं, जबकि मज़ीद कहना था ऐसे बयानात सियासत में जिंदा रहने की कोशिश है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ जारी है। मुतादिद अफसरान तब्दील कर दिए गए। चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम कोकब नदीम वड़ाइश को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सलवत सईद को तब्दील किया गया। सलवत सईद को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन को OSD बना दिया गया। परवेज इकबाल को सेक्रेटरी बल्दियात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। CEO IDEP कौसर खान को OSD बनाया गया। दानिश अफजाल को CEO IDEP लगाया गया, जबकि समीर अहमद सैयद को सेक्रेटरी टू वज़ीर आला तैनात किया गया। DC पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह को OSD बना दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ। इजलास में आम इंतखाबात के शफाफ, मुनसिफाना, आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने काबीना के पहले इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के टाइम फ्रेम पर अमल करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी समेत काबीना अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ और इस इजलास में आम इंतखाबात के शफाफ, मुनसिफाना, आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने काबीना के पहले इजलास पर मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के टाइम फ्रेम पर अमल करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी समेत काबीना अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी के अलावा जो अभी तक काबीना के 8 मेंबर्स हैं वो सैलरी ड्रॉ नहीं करेंगे। रियासत की रिट जो है वो बरकरार रखने के लिए ये भी फैसला किया गया कि हर तरह के काम किए जाएंगे। जो पुलिस का मोराल है उसको बेहतर करने के लिए इजलास में कैबिनेट मीटिंग में कुछ फैसले हुए। पिछले 1.5 बरस से जो पुलिस के अफसरान और जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, तो इनके लिए एक फंड है जिसमें कॉम्पनसेशन अमाउंट होती है, तो इसके लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है ताकि शोधा की जो फैमिलीज हैं उनकी अशकशोई हो सके। फिर माजी में जो पुलिस शोधा के बच्चों को पुलिस में भर्ती करने के लिए महकमाना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको नरम किया गया था। जो डिसीजन रिवर्स हो चुका था उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया। माजी के पुलिस के ऐसे शोधा जो मुख्तलिफ वाक़यात में अपनी जानें खो चुके हैं, उनकी बेवाओं को जो मंथली जो अमाउंट मिलती थी वो 2,500 रुपये के करीब थी, इसको रिवाइज करके 25,000 कर दिया गया। एक हफ्ते में डॉलर 32 रुपये महंगा होने के फायदे और नुकसानात सामने आ गए। पाकिस्तान एम्प्लॉइज प्रोमोटर एसोसिएशन के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ीद बात करते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए रवां हफ्ते जो है रुपए की कदर में नुमाया कमी देखी गई है। एक हफ्ते में डॉलर 32 रुपये महंगा हो गया और कहा यह जा रहा है कि जो मनी मार्केट में जो भौचाल आ गया इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो अदनान पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं रुपये की कदर में, क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे? जी, इसके अंदर अशरफ साहब फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे जो ग्रे चैनल्स थे वो एक तो ख़त्म होंगे। ग्रे चैनल्स ख़त्म होने से अब सिर्फ इंटरबैंक और ओपन मार्केट रह जाएगी और जो हमारी रेमिटेंसेस जो बायर है जो 3 अरब डॉलर पर मंथ से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गई थी, अब उन रेमिटेंसेस के अंदर आने वाले वक्त के अंदर इजाफा देखा जाएगा
اور دوسرا یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز جو تھے جنہوں نے پیسہ باہر ہولڈ کیا ہوا تھا جو کہ بینکنگ چینل کے تھرو لانا چاہتے تھے وہ جو پیسہ ہے وہ بھی پاکستان کی طرف ابھی انٹر بینک کے تھرو وہ آئے گا اور آنے والے اس جنوری تو نہیں لیکن فیبرری کے اینڈ پہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ریمیٹنسز میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈالر جو مہنگا ہوا ہے 32 روپے اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. فائدہ یہ ہے کہ ترسیلات زر اور ایکسپورٹ کی جو لمٹ ہے وہ بھی بڑھیں گی لیکن دوسری جانب جو مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے اس کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے. بہت شکریہ. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا بڑا فرق ختم ہونا درست اقدام ہے. نیشنل بزنس گروپ نے حکومتی اقدامات کی حمایت کر دی. میاں زاہد حسین کہتے ہیں IMF شرائط پر مکمل عمل درآمد پاکستان کے مفاد میں ہے. گزشتہ کئی دہائیوں میں شاید ہی کوئی وزیر خزانہ ایسا گزرا ہو جس نے IMF کے خلاف بڑھ کے مارنے کے بعد اس ادارے کے پیر نہ پکڑے ہوں. IMF کے خلاف بیانات سے اس ادارے کا تو کچھ نہیں بگڑتا مگر ہمیں خفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے اور پروگرام پر عمل درآمد میں تاخیر کی قیمت ملک اور عوام ادا کرتی ہے. تمام وزرائے خزانہ ہمیشہ عالمی ادارے کے بغیر ملک چلانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حقیقی معاشی اصلاحات سے پہلو تہی کی جاتی ہے جس سے معیشت کا عطیہ پانچا ہو جاتا ہے. شرائط نہ ماننے سے IMF سے قرضہ لینے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور قرض ملنے کے بعد طے شدہ پروگرام پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا جس سے عدم اعتماد بڑھتا ہے. ہمیں یہ حقیقت بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ IMF کسی ملک کو قرض دینے کی درخواست نہیں کرتا بلکہ مشکلات سے دو چار ممالک ہی قرض لینے کے لیے اس کی منتیں کرتے ہیں. مسلم لیگ کاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی 78ویں سالگرہ منائی گئی. کاف لیگ کے عہدیداروں اور کارکنوں کی طرف سے اسلام آباد میں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن قومی اسمبلی فاروق خان نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ کیک کاٹا. سالگرہ تقریب میں کاف لیگ کے صدر رضوان صادق خان، کرنل ریٹائرڈ زاہد خان، مہرین آدم ملک، لبنہ قریشی، آمنہ خانم نے بھی شرکت کی. اس موقع پر چودھری شجاعت حسین کی صحت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.